दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। भारतीय जनता पार्टी के बहुप्रतीक्षित जो जिलाध्यक्षों की सूची थी उसमें 70 नाम आ गए हैं। तकनीकी रूप से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के 75 जिलों को 98 जिलों में बांट रखा है। राजनीतिक रूप से उसमें 70 में जिलों में नाम आया। मजेदार बात यह है, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र के जिला वाराणसी के जिलाध्यक्ष का नाम नहीं चयन हो पाया है, न चंदौली का नाम चयन हो पाया। कई जिलों में नाम में विवाद है और इसके लिए बड़ी भारी टीम भारतीय जनता पार्टी ने लगा रखी थी। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र पांडे जी, जो जिनको इस बार तीसरी बार लोकसभा चुनाव जब लड़े थे तो इस चुनाव में वो जिनको हार का सौभाग्य मिला, मतलब इतने मजबूत सिपाही को भारतीय जनता पार्टी ने ये काम सौंपा था जो अपनी लोकसभा की सीट इस बार नहीं बचा पाया महेंद्र पांडे। उसके बाद भूपेंद्र चौधरी, वो आदमी जिसके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 64 से घटकर 37 पर आ गई। और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनको कुछ लोग तुरंत प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी 64 से घटकर 37 पर आ गई। ये मैं भारतीय जनता पार्टी का खेमा इसलिए बता रहा हूं, पूरी चीज समझिए कि भारतीय जनता पार्टी अपने कहते ना पिटे हुए घोड़ों पर दांव लगा रही है। अरे आपने जब चयन समिति ऐसी बनाई, जो आदमी लोकसभा का चुनाव हार जाता हो, वो भी जो कि प्रधानमंत्री मोदी के बगल के संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ता है, वो हार जाता है। और वहां पे जीतता कौन है? योगी आदित्यनाथ का सजातीय समाजवादी पार्टी से जीत जाता है। ये लाइन मैं जानबूझ के कह रहा हूं ताकि समझिए कि किस तरह से टैक्टिकली हराया गया है एक आदमी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, दूसरे को कमजोर करने के लिए। परवेज जी, आप मैंने लिस्ट देखी है, आप तो भारतीय जनता पार्टी को हमसे ज्यादा कवर करते हैं। पीडीए पीडीए हल्ला था कि लगा था कि मार लोग दावा कर रहे थे कि इस बार बामन ठाकुरों को मौका नहीं मिलेगा। लिस्ट में तो फिर बामन ठाकुरों की बाहर है। 39 अब में। जी आलोक जी हाँ बताइए। बोले, बोलिए, कुछ बोल रहे थे आप। नहीं, मैं कह रहा हूं कि इसमें कोई शक नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से अपनी राजनीति को नैरेटिव सेट करने के लिए मास्टर है। इस समय भारत में कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जो बहुत शानदार तरीके से नैरेटिव को सेट कर लेता हो। कल भारतीय जनता पार्टी की जब लिस्ट जारी हुई थी तो शुरुआती दौर में सभी लोगों को चूंकि लिस्ट मिली नहीं थी और लोगों से ये कहा गया था कि व्हाट्सएप पे जारी हो रही है सूची। और जो पार्टी के नीति नियंताओं ने जो शुरुआती लीकेज करी, चूंकि इस समय मीडिया में एक बड़ा दौर है कि कितनी तेज कौन आगे निकलना चाहता है, उस दौड़ की कोशिश का भरपूर राजनीतिक दल फायदा उठाते हैं। और ये बताया गया कि इस बार भाजपा ने जो है दलित और पिछड़ों पर बड़ा दांव लगाया। लेकिन शाम होते होते जब वो फाइनल सूची लोगों के हाथ में आई तो उसमें दिखाई दिया कि यहाँ तो क्या कहते हैं, सवर्णों का वर्चस्व है। सिर्फ 6 महिलाओं को स्थान दिया गया है, जिला अध्यक्ष बनाया गया है। प्रयोग जरूर हुए हैं कुछ। मसलन चित्रकूट में जहां दलित आबादी बहुत नहीं है, वहां दलित चेहरा बना दिया गया है। बांदा जहां बाबू सिंह कुशवाहा जैसा बड़ा कुशवाहों का नेता है, वहां जिला अध्यक्ष कुशवाहा बना दिया गया है। झांसी में कुर्मी मतदाता जहां बहुत कम है, लोध है बहुत ज्यादा, वहां आपने कुर्मी जिला अध्यक्ष बना दिया है। ऐसे ही फैजाबाद के जिला अध्यक्ष को लेकर काफी विवाद है, नाम घोषित हुआ फिर नाम होल्ड हो गया है। अब बाराबंकी में भी ऐसा ही हुआ है। तो कुल मिला के शुरुआती नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी ने ये बनाने की कोशिश की कि पिछड़ों दलितों को महत्व दिया जा रहा है। लेकिन जो फाइनल सूची है वो ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी परंपरागत राजनीति के साथ आगे बढ़ रही है। कमान सवर्ण जातियों को, अगड़ी जातियों को ही दी गई है। इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। आलोक जी। नहीं नहीं परवेज जी, लेकिन सवर्ण भी कहाँ आपने? सवर्ण में तो ब्राह्मण भी आता है, ठाकुर भी आता है, कायस्थ भी आता है, बनिया भी आता है। 39 में 32-34 तो आपने बामन ठाकुर ही दे दिए। तो ये मतलब पहली बात, कोई जातिगत जनगणना कराएंगे नहीं। 3 सिर्फ कायस्थ कायस्थ बिरादरी भारतीय जनता पार्टी की सबसे डेडिकेटेड वोटर मानी जाती है साहब।
ये वो बिरादरी है जब ब्राह्मण और राजपूत अपने राजनीतिक फायदे के लिए, मतलब मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ब्राह्मण और राजपूत वो दो जातियां हैं जो हमेशा सत्ता के साथ जाना पसंद करती हैं। कल को उनको लगेगा कि अखिलेश यादव की सरकार बन सकती है तो ज्यादातर ब्राह्मण राजपूत अपने अपने क्षेत्र में सपा को वोट दे देंगे। मैंने देखा है कि इन्होंने सत्ता की मलाई काटी है, लगातार काटी है, चाहे उस सपा की सरकार रही हो चाहे बसपा की सरकार। एक बिरादरी है कायस्थ, हमेशा भाजपा को वोट देती है, उसको 3 जिला जिला दे दिया, एक बनियाक दे दिया। तो आप ये कैसे कर रहे हैं? दो ही बामन ठाकुरों की, आप ये बोले कि बामन ठाकुरों के नेतृत्व पे ही भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है। नहीं आलोक भाई साहब, आप देखिए आज की तारीख में जो भारतीय जनता पार्टी है उसको इस तरह से मत देखिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सत्ता भी है और सत्ता के जरिए तमाम कायस्थ अफसरों को सरकार ने प्रमुख पदों पर लगा रखा है और इसके जरिए भी साधने की बात होती है। और मुझे मेरा अपना जो तजुर्बा है, हो सकता है मैं गलत आकलन करता हूं, ये मेरा हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि जिला अध्यक्षों से ज्यादा महत्वपूर्ण अफसर होते हैं। तो आप देखिए उत्तर प्रदेश के डीजीपी कायस्थ हैं, आप देखिए क्या कहते हैं कानपुर के कमिश्नर कायस्थ हैं, आप देखिए बहुत सारे पत्रकारों को, कायस्थ पत्रकारों को अभी सरकार ने नौकरियां दी है। सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर टीम भाजपा की देखिए, उसमें कायस्थों की भरमार है। तो आप इसको नजरअंदाज करके सिर्फ जिलाध्यक्ष से मत जोड़िए। आज की तारीख में उनके पास सिस्टम भी है, सरकार भी है और सरकारी तंत्र में उन्होंने कायस्थों को एडजस्ट किया हुआ है। तो संगठन में उस तरह से भूमिका नहीं दी है। तमाम आप मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को देख लीजिए, मंत्रियों के साथ लगे विद्यार्थी परिषद के नेताओं को देख लीजिए, तो आप पाएंगे कि कायस्थों की जो आबादी है उत्तर प्रदेश में, उससे कहीं ज्यादा नुमाइंदगी दी हुई है। तो इसको इस तरह से भी एक नजर देखिए आलोक जी। ये बताइए कि भाई ओबीसी बिरादरी ने बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा था 2024 के लोकसभा चुनाव में, और दलित भी गए थे। अब आपने सिर्फ 25 ओबीसी बनाए हैं और 25 में भी यूपी में सबसे डोमिनेंट ओबीसी जाति है यादव, उसको बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। एक आंकड़ा जो भास्कर ने छापा, देखिए मैंने कोई स्टडी कास्ट वाइज नहीं किया, भास्कर का जो डाटा है उसमें दावा किया गया, क्योंकि भास्कर पता नहीं कब पलटी मार जाए, कोई ठिकाना नहीं होता है, आप ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। उनका कहना है कि 5 इसमें कुर्मी हैं, 3-4 मौर्य और बाकी राजभर भी हैं, सैनी भी है। तो जिस जाति ने सबसे ज्यादा आपको लोकसभा चुनाव में छोड़ा, उसको भी आपने सिर्फ 25 जिलाध्यक्ष बना के उनको झुंझुना थमा दिया। यादवों को आपने प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया। देखिए आलोक भाई साहब, इसको इस तरह से भी देखिए कि एक संदेश लगातार जा रहा है कि समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख विपक्ष है और 27 में शायद भारतीय जनता पार्टी की वो मुख्य लड़ाका या मुख्य प्रतिद्वंदी वही रहेंगे शायद। अभी तो 2-2.5 साल है, कहा नहीं जा सकता है कि क्या ऊंट किस करवट बैठेगा, क्या परिस्थितियां बनेंगी, कैसे गठबंधन बनेंगे, तो ये अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन समाजवादी पार्टी की जो पॉलिटिक्स है, जो जाहिरा पॉलिटिक्स है, जो दिखाई दे रही है सामने, भले उन्होंने पद विपक्ष का सबसे बड़ा जो पद है वो ब्राह्मण को दे रखा हो, लेकिन उसके नेता और उसकी नीति से जुड़े हुए लोग ब्राह्मण ठाकुरों को डिस्कार्ड करते हुए दिखाई देते हैं। अंदर खाने उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है ये डिफरेंट बात है। बहुजन समाज पार्टी उस तरह से ना एग्रेसिव है ना राजनीति कर रही है। कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में अंदर खाने जमीन पर क्या है वो किसी को नहीं दिख रहा है, लेकिन सामने तो कुछ भी नहीं है। और कांग्रेस के जो एक ब्राह्मण नेता हैं उत्तर प्रदेश में, उनके बारे में सब लोग जानते हैं कि वो कैसी पॉलिटिक्स करते हैं। तो भारतीय जनता प्रमोद पार्टी तिवारी की बात कर रहे हैं। प्रमोद तिवारी तो हमेशा सत्ताधारी दल के साथ रहते हैं, खड़े दिखते हैं। ये सभी लोग जानते हैं, इसको किसी को अब कहने की जरूरत नहीं होती है। उनकी लॉयल्टी राज्य की सरकार के साथ हमेशा से रहती है और दिखी है अब तक। तो जो विकल्प खाली है, जिसे कोई पूछ नहीं रहा है, हम उसे महत्व दे के उसे अपने साथ पूरी तरह जोड़ रहे हैं ना। ये एक अभी तक एक नैरेटिव भी बन रहा था कि उत्तर प्रदेश की सरकार ठाकुरों के हाथ में है, ठाकुर अफसरों के हाथ में है, मुख्यमंत्री सचिवालय से ठाकुरों को बहुत महत्व मिल रहा है। तो
तो अब उन्होंने इस बार ब्राह्मणों को जिला अध्यक्ष बनाकर ये इस वोट को भी साधने की कोशिश की है आलोक जी। तो जिसको कोई नहीं पूछ रहा है उसको वो पूछने की कोशिश कर रहे हैं, उनको वो महत्व देने की कोशिश कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का ये लाइन तो है ही है। दूसरा, पिछले कुछ अगर आप गंभीरता से देखें तो एक वर्ग नाराज हो सकता है भारतीय जनता पार्टी से, मतलब हिंदू समाज से भी एक वर्ग नाराज हो सकता है, लेकिन बड़ा संख्या ऐसी है जो धार्मिक भाव में डूबा हुआ है, या धार्मिक भाव भी मत कहिए, मुस्लिम नफरत में डूबा हुआ है। और जब आप मुस्लिम नफरत में डूबे हुए होते हैं तब आप भारतीय जनता पार्टी की पहली चॉइस होते ही होते हैं राजनीति में। जब भी कभी ऐसी स्थिति बनेगी तो पहली चॉइस भारतीय जनता पार्टी ही होगी, दूसरी कोई नहीं होगी। आप सॉफ्ट हिंदुत्व पर चलने वालों के साथ कोई नहीं जाएगा। जब हार्ड हिंदुत्व की लाइन चलने वाला राजनीति हमारे पास उपलब्ध है तो हम सॉफ्ट लाइन पर क्यों जाना चाहेंगे? कभी नहीं जाना चाहेंगे। परवेज जी, ये जो आप बता रहे हैं इसको तो भारत की जनता नकार चकी, खासकर उत्तर प्रदेश की जनता ने 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा गठबंधन को ज्यादा सीटें दी थी, योगी और भाजपा कम सीटें पाई थी। और ये भी तब हुआ जबकि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी थी उसके बाद। देखिए आलोक भाई साहब, वो जो चुनाव 2024 का था, वो मेरा अपना मानना है कि वो चुनाव संविधान को लेकर जो बातें हो रही थी वो ज्यादा इम्पैक्ट था। वो योगी आदित्यनाथ या मोदी को नकारने का चुनाव कम था, बल्कि संविधान का एक नैरेटिव जो कांग्रेस ने गढ़ा था उसका राजनीतिक फायदा समाजवादी पार्टी को मिला था। समाजवादी पार्टी का अपना कोई प्रबंधन नहीं था। और एक और जो समझने की बात है कि कुर्मी मतदाता उत्तर प्रदेश का बहुत जागरूक, बहुत समझदार और अपने हितों को साध कर आगे बढ़ने वाला मतदाता है। तो कुर्मी मतदाता, आप देखिए कि जो समाजवादी पार्टी के पास 37 सांसद हैं, उनमें कुर्मी कितने हैं? उन्होंने जहां जहां कुर्मी लड़ाए वो सारे के सारे जीत के आ गए, क्योंकि कुर्मी मतदाताओं ने तब भारतीय जनता पार्टी की जगह अपने सजातियों को वोट देना पसंद किया, और उसमें मुस्लिम यादव प्लस कर गया और वो चुनाव, और संविधान प्लस कर गया तो वो चुनाव जीत गए। तो कोई प्रबंधन नहीं था। ये तो मैं हमेशा कहता हूं कि समाजवादी पार्टी 37 में जो 2 सीटें बढ़ी उसके 2 ही मुख्य कारण है, 2 ही मुख्य फैक्टर है। बाबू सिंह कुशवाहा का समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ना एक बड़ा फैक्टर, और कुर्मी मतदाताओं का भाजपा के साथ जाने की जगह अपने सजातीय मतदाताओं के साथ जाना दूसरा फैक्टर, और मुस्लिम यादव एकजुट होकर एंटी भाजपा वोट करना ये तीसरा फैक्टर। यही 3 फैक्टर थे जिन्होंने समाजवादी पार्टी को 37 सीटें जिता दी। और यही सच है। बाकी समाजवादी पार्टी के नेता अपने प्रबंधन के गुण गाएं, अपने जीत पे उत्साहित होते रहे तो उत्साहित होते रहे। नहीं परवेज जी, आप बिल्कुल, मैं आपका आकलन पे उस पे भी डिबेट नहीं करना चाहता हूं। मेरा मानना दूसरा है कि आज भी तो वही मुद्दा है ना, प्रदेश की जनता को नौकरी चाहिए। अब उत्तर प्रदेश सरकार आउटसोर्सिंग पे नौकरी देना चाहती है। आप समझिए, जो पिछड़ा दलित है उसको सबसे ज्यादा नौकरी कहाँ मिलती है? सबसे ज्यादा नौकरी मिलती है क्लास 3 और क्लास 4 की। वहां पे आप नौकरी नहीं ला नहीं रहे हैं, आप वहां आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती करने जा रहे हैं। और आपको भी पता है कि एक नया नाम खेला गया कि आउटसोर्सिंग चयन आयोग बनाया जाएगा। एक नया वो टर्म दिया गया है। लेकिन सबको पता है कि इस आउटसोर्सिंग की भर्तियों में योग्य व्यक्तियों का चयन होना बड़ा मुश्किल है, आप चाहे कुछ भी करा लें। तो मुद्दा तो वही है, दलित पिछड़ों को नौकरी नहीं मिल रही है और आरक्षण को लेकर सवाल उठा पड़ा। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला अभी भी बरकरार है और संविधान को लेकर लगातार खतरा बना हुआ है। तो 2027 में भी तो यही मुद्दा होने वाला है ना। ऐसा थोड़ी कि 2024 का मुद्दा 2027 में बदल जाएगा। आलोक भाई साहब, आप मतलब दिक्कत हमारी और आपकी और जो लोग डिबेट करते हैं उनकी सबकी यही दिक्कत है कि हम लोग मुद्दों की बात करते हैं। समाज को मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। समाज, इस समय का जो नया समाज सृजित हुआ है उसे रोजगार का संकट, उसे अपराध, उसे थ्रेट, उसे बेरोजगारी,
इस पर वो वोट डालता ही नहीं है। वो वोट डालते समय ये देखता है कि जो सैडिस प्लेजर है, अंग्रेजी का एक वर्ड है, वो कौन संतुष्ट करता है। तो ये जो समाज बन गया है वो अपने लिए अर्निंग से ज्यादा सैडिस प्लेजर में जी रहा है आलोक जी। और जब ये तय होता है कि हमको वो प्लेजर चाहिए या रोजगार चाहिए, तो लोग पिछले 2014 के बाद से आप लगातार देखिए तो लोग प्लेजर का चयन कर रहे हैं। अपने रोजगार, अपनी बेरोजगारी, अपना संकट, लॉ एंड ऑर्डर, डिस्क्रिमिनेशन, इस पर कोई चुनाव नहीं होता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो संगठन बनाया है वो उसी आधार पर बनाया है कि उस प्लेजर को इन नेताओं के जरिए रेगुलेट किया जा सके। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इन तथ्यों को समझने की कोशिश की है। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्वदेशी आंदोलन बिल्कुल खत्म कर दिया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की एक दौर में सबसे बड़ी ताकत बजरंग दल के बाद अगर कुछ भी था सकारात्मक तरीके से, तो वो स्वदेशी आंदोलन था। पर आज आपको पता ही है कि 184 करोड़ लाख रुपए का व्यापार चाइना कर रहा है भारत से। तो वो सब नहीं नहीं नहीं, आप तो बड़ा, चिंतन, नहीं सुनिए सुनिए, रुक जाइए, बहुत बड़ा आंकड़ा आप दे रहे हैं कि 184 लाख करोड़ का व्यापार सिर्फ चाइना भारत के साथ कर रहा है। और जी यहाँ जी। लोग हल्ला मचा रहे हैं कि चाइना को हम तो बर्बाद कर देंगे, मोदी ने चाइना को एकदम ठीक कर दिया है, और आप तो बता रहे हैं कि चाइना मजे ले रहा है। मैंने आपसे पहले भी कहा ना कि लोग उस डिबेट में, उस व्यापार में, उस तथ्य में जाना ही नहीं चाहते हैं ना। लोगों को सैडिस प्लेजर जो दिखाई दे रहा है वो मजेदार है। आपको ये सामने खीर रखी हुई है तो आप चाहते हो, और बगल में करेले का जूस भी रखा और आप डायबिटिक है, तो करेले का जूस शायद एक बार आप किनारे कर दें, आप खीर 2 चम्मच जरूर खा लेंगे। तो वो जो थॉट है, वो जो सामाजिक मनोविज्ञान है भारत का, खासकर हिंदी बेल्ट में उत्तर प्रदेश का, उस मनोविज्ञान को भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरीके से समझती है। जिला अध्यक्षों के चयन में भी वो दिखाई दे रहा है कि टीम को लीड कौन कर सकता है, कौन रेगुलेट कर सकता है। और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत प्लान्ड वे में, परिणाम जनता को तय करना होता है, उस पर तो कोई बात नहीं कर सकते, लेकिन ये तो देखा जाता है ना कि सेना की साज सज्जा किसने अच्छे ढंग से की है। तो भारतीय जनता पार्टी ने सवर्णों पर दांव लगाकर सेना की साज सज्जा बहुत खूबसूरत की हुई है। आलोक जी, नहीं, भास्कर तो लिख रहा है कि वो सवर्णों का वोट बचाने के लिए उन्होंने बड़ी संख्या में सवर्णों को दे दिया है टिकट, कि इस हमारे सवर्ण वोट बैंक में सेंधमारी न कर पाए सपा और विपक्ष। देखिए आलोक जी, मैं किसी अखबार या पत्रकार के लेखन पर टिप्पणी करने के लिए तैयार नहीं हूं। हाँ। कैसे सेंधमारी नहीं कर पाए? समाजवादी पार्टी तो लगातार ब्राह्मण और ठाकुरों को डिस्कार्ड करके चल रही है, जो उनकी राजनीति है उसको लगातार डिस्कार्ड कर रहे हैं, तो वो सेंध कैसे लगा देंगे? बहुजन समाज पार्टी के पास राजनीतिक वोकेबलरी का जो एंगल होता है वो कहीं दिखाई नहीं देता। वो अभी पार्टी रिकंस्ट्रक्शन के दौर में गुजर रही है। अभी उन्होंने आकाश आनंद को बनाया, फिर हटाया, फिर आनंद जी को बनाया, फिर उनसे कुछ अधिकार वापस लिए, रिकंस्ट्रक्शन की स्थिति में है। कांग्रेस, आप देख रहे होंगे 24 के बाद अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश झांकने नहीं आए। राहुल जरूर अपने संसदीय क्षेत्र में गए, रायबरेली, लेकिन वो लोग, उन लोगों ने छोड़ दिया। तो जो भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए एक नैरेटिव गढ़ा था कि ये टूरिज्म की पॉलिटिक्स करते हैं, वो ऑलमोस्ट 24 के बाद आपको दिखाई दे रहा है। अभी 1 साल और आगे बढ़ेगा तो फिर वो उत्तर प्रदेश में सक्रिय होंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति से कोई लेना लादना नहीं है। उन्होंने अपना अपना संगठन भंग किया और कार्यवाहक के रूप में अजय राय अभी भी चलाए चले जा रहे हैं। कोई बदलाव नहीं आया। कमेटी तक घोषित नहीं कर पा रहे हैं। जिसके पास कुछ नहीं है वो कमेटी नहीं घोषित कर पा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास तो अभी बहुत कुछ है। अभी तो पूरी सरकार है, पूरी सत्ता है, पूरा साम्राज्य उनका खुला हुआ है साहब। तो भारतीय जनता पार्टी जब तक जनता को रेगुलेट करके सड़कों पर आंदोलन, आप चूंकि समाजवादी
विचारधारा को समझते हैं, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, विचारधारा को समझते हैं, सोशलिस्ट हैं भी ज़हन से, तो आप ये देखिए ना कि आपको याद होगा कि जब सड़कें खामोश हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। एक बड़े चिंतक ने कहा था, जो सोशलिस्ट चिंतक थे, तो सड़कें तो खामोश हैं। तो जब सड़कें खामोश हैं तो फिर लोगों का रुझान ऐसा ही होगा। और भारतीय जनता पार्टी सवर्णों की पार्टी रही भाई। लोग कहते थे, हमेशा से ये कहते रहे हैं कि कायस्थों, वैश्यों और ब्राह्मणों के वर्ग की पार्टी है। उसमें ठाकुर भी प्लस कर गया है सरकार की वजह से। तो उनका अपना प्रबंधन राजनीतिक मुझे लगता है कि ठीक है। आलोक जी, अंतिम सवाल बस यही है कि इस लिस्ट में एक भी मुस्लिम नहीं है, तो मोदी जी का वो जो दावा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जिला अध्यक्ष भी नहीं बनाएंगे, टिकट भी नहीं देंगे, जरूरत पड़ेगी तो एक आध एमएलसी बना के मंत्री बना देंगे, और मंत्री को विभाग भी क्या देंगे, वो मतलब वो डेकोरेटिव टाइप का मंत्री बनाते हैं। तो ये इस पे आपका क्या कहना है कि भाई एक भी मुसलमान को जिला अध्यक्ष तक नहीं बनाया? अरे मुरादाबाद में, संभल में कहीं तो मौका दिया जा सकता था जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी है। आलोक भाई साहब, अब ये सवाल बेमानी है। भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को नुमाइंदगी नहीं दी या जिलाध्यक्ष नहीं बनाया, ये सवाल करना ही बेईमानी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तो पॉलिटिक्स ही इस बात की है कि उन्हें मुसलमानों को राजनीतिक रूप से हाशिए पर रखना है, और वो उस पे सफल हैं। वो केवल एक राज्य का मामला नहीं है, केवल उत्तर प्रदेश भर का मामला नहीं है, आप एंटायर देखिए, तो वो उस राजनीति में पूरी तरह सफल है। तो अपनी सफलता नहीं, मैं वो आपकी बात में सहमत हूं, लेकिन ये बताइए, इनको इन्वेस्टमेंट चाहिए कतर से। कतर दुनिया का सबसे रईस देश है, उसके महामहिम आएंगे तो मोदी जी जो है सारा प्रोटोकॉल तोड़ के एयरपोर्ट पर रिसीव करने जाएंगे। तो आपको निवेश चाहिए मुस्लिम देशों से, लेकिन मुस्लिमों को अपने यहाँ आप जब बात करते हो, बात हो रही है कि रिप्रेजेंटेशन देंगे, अभी कोई कहीं ट्विटर पे चल रहा है कि 60-65 हजार, कोई मुझे बता नहीं पा रहा है कि 60 हजार पुलिस कांस्टेबल भर्ती हुए हैं। अब उस देश में, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का आलम, ये समझिए कि 60 हजार पुलिस कर्मियों की भर्ती हुई है 6 साल बाद। अब खबर क्या बनने की एक गांव से 10 लोग भर्ती, एक गांव के 10 युवा भर्ती हो गए तो पता चला वो नाम यादव है। एक 3 सगी बहनें हो गई तो पता चला वो लोग ओबीसी हैं। कहीं मुसलमानों का नाम नहीं आ रहा, ये नहीं बता पा रहा है कि 60 हजार सिपाहियों में कितने मुस्लिम सिपाही बने हैं। क्योंकि अगर आबादी की दृष्टि से देखा जाए तो 16 से 17% से कम आबादी नहीं है मुसलमानों की। तो कम से कम आलोक जी, मुसलमान सरकारी नौकरियों के लिए तैयार कहाँ है? अभी तो मानसिक रूप से वो तैयार ही नहीं। आप कह रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? सिपाही बनने के लिए भी तैयार नहीं है। सिपाही बनने में क्या चाहिए? हाई स्कूल पास चाहिए, फिजिकली फिट होना चाहिए। आलोक जी, कहाँ तैयार है वो? यही तो दुर्भाग्य है मुसलमानों का। मैं बार बार ये बात, नहीं, आप मुझे बताइए ना कि लिस्ट में कितने मुस्लिम दिखे आपको 60 हजार में? नहीं आलोक जी, मैंने उस लिस्ट को अभी बहुत गहराई से पढ़ा नहीं, क्योंकि मैं कुछ थोड़े दूसरे कामों में व्यस्त था, तो मैंने उस लिस्ट पर नजर नहीं डाली, और मैं उस पर नजर डालना भी नहीं चाहता था, इसलिए मैंने उसको नजर नहीं डाला। लेकिन चूंकि आपने आज मुद्दा छेड़ दिया, कल वैसे मुद्दा तो आपने कल ही छेड़ा था, लेकिन मैं उसको आपको देखकर बता दूंगा। देखिए, आजकल एक एआई एलन मस्क का सामने आया है, गोर्क, जो ये भी कहता है कि ईवीएम भी हैक हो सकती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो गोर्क कह रहा है। और सब कुछ जब ऑनलाइन होता है ना आलोक जी, तो कुछ भी होता है, सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। तो मैंने उस लिहाज से उसको देखा नहीं, और मुसलमानों का पार्टिसिपेशन भी बहुत कम हो गया है। एक मुसलमानों के अंदर थोड़ी सी निराशा भी है कि इस सरकार में हमको इंसाफ नहीं मिलेगा, और सरकार इसका क्लियरिफिकेशन भी नहीं देना चाहती है। सरकार इस दिशा में काम भी नहीं करना चाहती है। एक आपको और जाते जाते एक सवाल दिया जाता हूं, कभी इस पर डिबेट कर लीजिएगा। 2024 के बाद अंतिम माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद, बांदा जेल के बाद, अचानक अपराध क्यों बढ़े?
अचानक अपराध क्यों बढ़े हैं और उस पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियां उस तरह से गंभीरता से कार्रवाइयां क्यों नहीं हो रही हैं या अब इनकाउंटर क्यों नहीं हो रहे हैं बड़े माफियाओं के, क्यों नहीं मारे जा रहे हैं, सोचिए। और जो 24 से पहले जिस उत्तर प्रदेश सरकार की लॉ एंड ऑर्डर की बात पूरे देश में होने लगी थी और हो रही थी, वो अचानक कम क्यों हो गई, वो नरेटिव क्यों खत्म हो गया चलिए इस लोगों पे के जहन में? अब लोगों के जहन में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल क्यों उठने लगे हैं आलोक जी? अब तक जो नहीं, सब कुछ। इस विषय पर हम लोग जरूर जी, चर्चा करेंगे परवेज जी, लेकिन हम ये चाहेंगे कि वो 60,000 में कितने मुस्लिम हैं, ये इसका आंकड़ा भी जनता के सामने आना चाहिए, क्योंकि ग्रोक जो है वो हर चीज नहीं बता सकता। वो तो जो भी सोशल मीडिया पे कहीं पड़ा हुआ उसको उठा के एआई टूल है, ये आप जैसा विद्वान पत्रकार ही आंकड़े ला सकता है। आलोक जी, अब 2-4-5 घंटे का आप खपत लगाएंगे, आप मुझको बैठवाएंगे, मैं लिस्ट निकालूं और उसको पढूं, लेकिन तुलनात्मक तो तभी हो पाएगा जब ये पता चल पाए कि कितने लोगों ने अप्लाई किया था, कितने मुसलमानों ने अप्लाई किया था अब ये डाटा और निकाल पाना तो कितने बड़ा मुश्किल है। 48 लाख का डाटा आप कहां से निकालेंगे, कितने मुसलमानों ने अप्लाई किया, क्या किया? ये बेसिकली मुसलमानों के यहाँ यही काम बंद हो गया है। मुसलमानों के पास पैसे की थोड़ी कमी है, मुसलमानों के पास काम की थोड़ी कमी है। लखनऊ में ही तमाम ढेर सारे ऐसे मुसलमान हैं जिनके पास बेशुमार दौलत है, लेकिन वो इस एक्सरसाइज पर काम करने के लिए तैयार नहीं आते। माफ करिएगा, काम करने के लिए तैयार नहीं। और जब ये नहीं होगा तो चीजें थोड़ा ठहराव लाती हैं आलोक जी। अगर यही काम पहले से होने लगे तो आपके सामने निकल कर आ जाएगा कि 48 लाख में कितने मुसलमानों ने अप्लाई किया, कितनों का चयन हुआ और कितने चयन से पीछे रह गए। अभी चलिए तो उम्मीद खैर है अब आपने ये जो 60,000 का डेटा दिया है, मैं इसको देख लूंगा तो मुझे निकल आएगा। अगर कहीं लिस्ट पड़ी हुई अगर पुलिस भर्ती बोर्ड में नाम के साथ जारी होगी तो मैं इसको देख लूंगा, लेकिन थोड़ा कठिन है ये समझना। और ये जो अखबार वाले तमाम लिख देते हैं कि ईडब्ल्यूएस से 154 हो गया, 145 हो गया, मैं जानता नहीं हूँ कि ये किस आधार पर, उन्होंने कैसे आधार पर लिखा है और इसके डेटा वो कहाँ से ले आए। तो ये सब नैरेटिव है। ये ईडब्ल्यूएस का जो नैरेटिव सेट किया गया, ये भी एक नैरेटिव है ये बताने के लिए नहीं, मैं कि बस अंत में मुसलमानों एक ही को। लाइन बोलूं। मैं एक लाइन बोलूंगा, ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण है, 60,000 में 6,000, 6,000 में 154, 6,000 में 154, मतलब 3% मुसलमानों को ईडब्ल्यूएस का आरक्षण मिला है। तो ये तो खुद ही बता रहा है कि सरकार का जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का आंकड़ा है, दावा है, वो पूरी तरह से फ्लॉप है। 154 पे किसी ने रिसर्च ही नहीं किया। मैं तो मैं तो आपके मुंह से सुनना चाह रहा था, लेकिन आपने नहीं बताया। अरे ईडब्ल्यूएस में 10% आरक्षण होता है, 60,000 वैकेंसी है, 6,000 छात्रों का चयन हुआ ईडब्ल्यूएस के जरिए। ईडब्ल्यूएस में धर्म और राजनीति जाति का कोई मतलब नहीं है। ईडब्ल्यूएस का आरक्षण होता है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और हम भी जानते हैं कि गरीब हिंदू और गरीब मुसलमान, तो अगर 20% आबादी है तो उस 6,000 में कम से कम 20% तो होते। 1,200 तो मुसलमानों को 17-18% मान लीजिए, 1,200 नहीं 1,000 तक का सिलेक्शन होता, लेकिन वहां पे भी 154 ही चूज किए गए, चयनित हुए। कुछ लोग उसी का डंका बचा रहे हैं। मुझे इस इसलिए पर मैंने कहा बहुत कि ज्यादा नहीं कहना है, लेकिन इसके दोनों फैक्टर हैं। एक तो मुसलमान यूनिफॉर्म फोर्सेस के लिए खुद को तैयार नहीं कर पा रहा है, और दूसरे ये सवाल हो जाएगा सुचिता पर, वरना बाकी जो सिस्टम है वो भी नहीं चाहता है कि मुसलमान यूनिफॉर्म्स फोर्सेस में बढ़े। ये सिस्टम कभी नहीं चाहता। तो फिर ये फिर ऐसे आप ये दावा ना, फिर ये दावा मत करिए कि आप सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जीतना चाहते हैं। कहाँ करते हैं दावा? उत्तर प्रदेश में हम कहाँ करते हैं? हम तो माइनॉरिटीज की बात तक नहीं करते हैं। पूरी सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की माइनॉरिटी की बात तक नहीं करती है। आप जाइए एक एप्लीकेशन लेके और उसके ऊपर क्या कहते हैं, परवेज अहमद नाम लिखवा के फाइल आगे बढ़ा दीजिए, पहली सीढ़ी से आगे ही नहीं जाएगी फाइल। कैसी बात करते हैं आप? ये इन बातों का कोई मतलब ही नहीं है। सरकार कहाँ बात कर रही है?
केंद्र सरकार बात करती है, अपना नरेंद्र मोदी जी करते हैं, जिन्हें दूसरा गांधी बनने का शौक है, बाकी लोग तो नहीं करते हैं। चलिए परवेज जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। दर्शकों से बस एक जानकारी दूं कि हम और परवेज जी हर रोज एक नए विषय के साथ उपस्थित रहेंगे इस चैनल पे। इस चैनल को थोड़ा सहयोग कीजिए, सहयोग इसने सेंस करिए कि खबर अच्छी लगती है तो शेयर कीजिए, और कमी है रिपोर्ट में तो आके बताइएगा जरूर। कल फिर हम परवेज जी के साथ एक मुद्दों पे आपके साथ उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आलोक जी, दर्शकों से एक बात और कहिए। ये जो मैं कहना चाहता हूं कि आपके पास बहुत प्लेटफॉर्म है नरेटिव सुनने के लिए, लेकिन दोनों पक्षों की बात सुनने के लिए आप जरूर इधर आए। बहुत हम बड़ी बात कही आपने, ना बहुत बड़ी बात कही हम आपने। किसी को, बहुत सारे नरेटिव्स हैं जो अलग अलग नरेटिव चलाते हैं, कुछ राइट विंग है, कुछ लेफ्ट विंग है, कुछ मिडिल मार्गी है, सारे लोग हैं, लेकिन हम सभी पक्षों को समाहित करके आपको एक बात आपके सामने रखना चाहते हैं। हमारा कोई नरेटिव नहीं है, हम किसी के पक्षधर नहीं हैं, हम सिर्फ एक बात रखना चाहते हैं। नरेटिव आप तय कर लीजिए, हम आपको तथ्य बताएंगे, तय आप कर लीजिए। तो इसलिए आप हमारे चैनल पर आइए, हम दूसरों से कुछ अलग हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद परवेज जी। जी नमस्कार।